वो लम्हा जब इंसान ने खुद को तख्लीक करने का फैसला किया। ज़रा तसव्वुर कीजिए, 18वीं सदी के आखिरी बरसों में जर्मनी के एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर का बेटा एक इतवार वाले दिन गिरजाघर के बाहर खड़ा है। उस दिन एक नवाब गांव में आया था, मगर वो नवाब गिरजाघर की इबादत में ताखीर से पहुंचा और इबादत का खुतबा ना सुन सका। किसी ने उस नवाब से कहा कि फिक्र ना करें, यहाँ एक लड़का है जो पूरा खुतबा लफ्ज ब लफ्ज दोहरा सकता है। नवाब को यकीन ना आया, मगर उस लड़के को बुलाया गया। उसने बगैर एक लफ्ज की गलती के पूरा खुतबा उसी लहजे, उसी तरतीब, उसी जज्बे के साथ दोहरा दिया जिस लहजे में वो पादरी ने पढ़ा था। अब सोचिए, ये लड़का क्या कर रहा था? क्या वो सोच रहा था? क्या वो खुद कुछ तख्लीक कर रहा था? नहीं, वो एक आईना था, एक ऐसा जहन जो बाहर से आने वाली हर चीज को जूं का तूं महफूज कर लेता था और वापस दिखा देता था। उस लम्हे वो लड़का खुद नहीं था, वो सिर्फ एक अक्स था। उस नवाब ने हैरान होकर उस लड़के की तालीम का सारा खर्चा उठाने का फैसला किया और यही लड़का आगे चलकर वो इंसान बना जिसने फलसफे की तारीख में ये सवाल उठाया कि इंसान महज एक आईना क्यों बने? इंसान सिर्फ वही क्यों दोहराए जो उसे सिखाया गया? क्या इंसान कुछ ऐसा कर सकता है जो महज अक्स ना हो, बल्कि खुद एक तख्लीक हो? उस लड़के का नाम था योहान गोडलिब फिख्टे या फिश्टे। और आज हम उस फलसफी की बातें करेंगे जिसने ये दावा किया कि इंसान की सबसे बुनियादी हकीकत ये नहीं है कि वो क्या सोचता है, बल्कि ये है कि वो क्या करता है। और जिसने ये सवाल पूछा
जो आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। क्या मैं कोई शय हूं या मैं एक अमल हूं? जरा रुकिए और इस सवाल को महसूस कीजिए। जब आप कहते हैं मैं, तो क्या आप किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? जैसे आप किसी पत्थर या कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं, या फिर मैं कुछ और है, कुछ ऐसा जो हर लम्हे खुद को दोबारा बना रहा है। फरिश्ते की पैदाइश एक ऐसे दौर में हुई जब यूरोप की रूह बेचैन थी। ये वो जमाना था जब फ्रांस में रेवोल्यूशन की आग भड़क उठी थी, जब सदियों पुराने बादशाहों के तख्त लरज रहे थे, जब लोग पहली बार ये सोचने की जुर्रत कर रहे थे कि शायद इंसान की हैसियत पैदाइश से तय नहीं होती। शायद इंसान खुद अपनी तकदीर लिख सकता है। ये सिर्फ सियासी इनकलाब नहीं था, बल्कि ये इंसान के अपने आप को देखने के अंदाज का इनकलाब था। और इसी माहौल में जर्मनी में एक और इनकलाब खामोशी से जन्म ले रहा था। वो इनकलाब जहन के अंदर फलसफे की दुनिया में एक इनकलाब था। जर्मनी के एक छोटे से शहर कोइंसबर्ग में एक बूढ़ा फलसफी इमैनुअल कांट बैठा ये सवाल पूछ रहा था कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं? क्या दुनिया वैसी ही है जैसे हमें नजर आती है, या हमारा जहन दुनिया को देखने से पहले उस पर कुछ नक्श डाल देता है? कांट ने कहा कि हमारा जहन खाली बर्तन नहीं जो दुनिया को जूं का तूं जज्ब कर लेता है, बल्कि हमारा जहन खुद एक फाल, एक एक्टिव फोर्स है जो तजर्बे को यानी एक्सपीरियंस को तरतीब देता है, उसे शक्ल देता है। ये एक जल्जला खेज ख्याल था और इसने फलसफे का रुख ही बदल दिया। मगर कांट ने एक चीज बाकी छोड़ दी, एक पुरस्रार, एक मिस्टीरियस, एक अनदेखी चीज, जिसे उसने थिंग इन इटसेल्फ कहा।
जिसे उर्दू में शय फी नफ्सा कहा जाता है, यानी वो हकीकत जो हमारे तजर्बे से पहले, यानी हमारे एक्सपीरियंस से पहले या एक्सपीरियंस से आज़ाद मौजूद है, जो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं आती। एक ऐसी हकीकत जिसे हम कभी मुकम्मल तौर पर जान नहीं सकते, जिसका उसने नाम नोमिना भी रखा। नौजवान फिश्ते ने जब कांट की ये तहरीरें पढ़ी तो उसकी जिंदगी बदल गई। फिश्ते खुद अपनी बुक्स में ये कहता है कि कांट के फलसफे ने उसे आज़ादी का एहसास दिलाया जो उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। सोचिए क्यों? क्योंकि उस जमाने में एक आम अकीदा ये था कि हर चीज पहले से तयशुदा है, कि इंसान की तकदीर, उसका किरदार, उसका मकाम, सब कुछ किसी बैरूनी निज़ाम के हाथों लिखा जा चुका है। यानी चीज़ें प्री डिटरमिन्ड हैं और इंसान सिर्फ उस निज़ाम को चला रहा है, जैसे एक घड़ी का पुर्जा। अगर ऐसा है तो फिर इंसान की इखलाकी जिम्मेदारी कहाँ ठहरती है? अगर मैं महज एक मशीन हूं जो पहले से तयशुदा प्री डिटरमिन्ड लॉज या पहले से तयशुदा कवानीन के तहत हरकत कर रहा हूं, तो मैं किस बुनियाद पर यह कह सकता हूं कि मैंने कोई बुरा या अच्छा काम किया? क्योंकि तमाम काम पहले से मुतय्यन है, पहले से डिटरमिन्ड है। फिश्ते ने इमैनुअल कांट की फिलॉसफी में ये रास्ता देखा कि इंसान महज एक मशीन का पुर्जा नहीं है। इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी फोर्स है जो खुद से अमल करती है, जो बाहर से आने वाली वजह का नतीजा नहीं है, बल्कि खुद एक आगाज है, बल्कि वो फोर्स खुद एक बिगिनिंग है। मगर फिश्ते को कांट की वो मिस्टीरियस, वो पुरअसरार, वो थिंग इन इटसेल्फ पसंद ना आई। फिश्ते ने सोचा, अगर हम कभी उस हकीकत तक नहीं पहुंच सकते तो फिर हम उसके वजूद का दावा क्यों करें? क्या ये ज्यादा ऑनेस्ट तरीका नहीं होगा कि हम उस नुक्ते से आगाज करें जिसे हम वाकई जानते हैं? और वो नुक्ता क्या है? फिश्ते के नजदीक वो नुक्ता है
मैं यानी सेल्फ। यहां से फिश्टे ने अपने फलसफे का सफर शुरू किया, जिसे उसने इल्मुल अलूम या डॉक्ट्रिन ऑफ साइंस या साइंस ऑफ नॉलेज नाम दिया। यानी इल्म का वो स्ट्रक्चर, वो सिस्टम, वो निज़ाम, वो बुनियाद जो तमाम दूसरे अलूम की बुनियाद बने। यानी वो इल्म जो तमाम दूसरे अलूम की बुनियाद बने। और इस सफर का पहला कदम एक ऐसा ख्याल था जो आज भी सुनकर इंसानी जहन को हिला देता है। फिश्टे ने कहा, मैं यानी सेल्फ कोई शय नहीं, बल्कि सेल्फ एक अमल है, एक एक्ट है। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। जब हम किसी मेज के बारे में कहते हैं कि वो मौजूद है, तो उसका वजूद उसके बनने से पहले तय है। यानी मेज पहले से एक शय के तौर पर मौजूद है, चाहे कोई उसे देखे या ना देखे। मगर सेल्फ नीट्शे फिश्टे के मुताबिक ऐसी कोई शय नहीं। मैं या सेल्फ उस वक्त वजूद में आता है जब वो खुद को मैं के तौर पर पहचानता है। ये पहचान कोई मुशाहदा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि ये एक अमल है, ये एक फेल है। बल्कि फिश्टे ने इसके लिए एक नया वर्ड डिस्कवर किया, एक नया वर्ड क्वाइन किया, जिसको जर्मन में कहा जाता है टैट हैंडलिंग, और अंग्रेजी में उसको अक्सर उसका तर्जमा किया जाता है फैक्ट एक्ट या डीड एक्ट। यानी वो अमल या वो फेल जो खुद अपना हकीकत है, वो अमल जो खुद अपना वजूद है। फिश्टे ने खुद अपनी किताब इल्म अलूम की बुनियाद यानी डॉक्ट्रिन ऑफ साइंस में खुद ये अल्फाज लिखे। फिश्टे का नजरिया इस सेल्फ या इस सेल्फ के अमल के बारे में कुछ मुख्तलिफ था। उसने अपनी किताब में कुछ इस तरह बयान किया है, जिसका मतलब है मैं बिला वास्ता अपने आप को खुद अपने वजूद के तौर पर कायम रखता है। यानी सेल्फ अपने आप को अपने वजूद के तौर पर कायम रखता है। जरा इस जुमले को दोबारा सुनिए। ये कोई वजाहत नहीं, ये एक ऐलान है। वजूद पहले से मौजूद नहीं, बल्कि वजूद खुद अपने आप को कायम करने का नाम है। एक मिसाल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक
म्यूजिशियन, एक मौसीकार जब साज़े मौसीकी बजाता है तो उस मौसीकी का कोई वजूद नहीं जो बजाने के अमल से पहले मौजूद हो और बाद में भी कहीं पड़ा हो। यानी मौसीकी सिर्फ उस लम्हे वजूद में आती है जब वो बजाई जा रही हो। चुनाचे मौसीकी खुद एक अमल है, कोई जामिद शय नहीं। फिश्ते के नजदीक सेल्फ यानी मैं भी ऐसा ही है। ये कोई साज नहीं जो कहीं पड़ा रहता है, बल्कि ये खुद मौसीकी है और ये उस वक्त तक मौजूद है जब तक ये खुद को बजा रहा है, यानी खुद को तख्लीक कर रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं, ड्रीमलेस स्लीप में, ख्वाब के बगैर, तो क्या उस वक्त आप मौजूद होते हैं? जिस्म मौजूद है, सांसें चल रही हैं, दिल भी धड़क रहा है, मगर वो मैं या सेल्फ जो आपको आप बनाता है वो कहां है? फिश्ते कहता है कि वो मैं या सेल्फ उस वक्त गायब है, उस वक्त एब्सेंट है, क्योंकि वो अमल रुका हुआ है। और जैसे ही आप बेदार होते हैं, आप जागते हैं और आपका जहन दोबारा खुद को पहचानना शुरू करता है कि मैं हूं, तो मैं हूं का वो अमल दोबारा शुरू हो जाता है। आप हर सुबह एक लिहाज से खुद को नए सिरे से तख्लीक करते हैं। लेकिन यहां एक और सवाल जन्म लेता है और वो सवाल फिश्ते के पूरे फलसफे का दिल है। अगर सेल्फ यानी मैं खुद को तख्लीक करता है, तो क्या मैं यानी सेल्फ के अलावा कुछ और भी है? क्या सिर्फ सेल्फ ही हकीकत है? फिश्ते ने देखा कि यहां एक गहरा तजाद छुपा हुआ है, एक प्रोफाउंड या डीप कंट्राडिक्शन है। कोई भी चीज खुद को पहचानने के लिए उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो वो खुद ना हो। जरा सोचिए, क्या कोई आंख खुद अपने आप को देख सकती है? आंख हर चीज देख सकती है सिवाय खुद अपने आप को। जब तक उसके सामने आईना ना हो। इसी तरह मैं यानी सेल्फ को भी अपने आप को पहचानने के लिए
एक आईने की ज़रूरत है, और वो आईना वो सब कुछ जो मैं यानी सेल्फ में नहीं है, वो चाहिए, जिसे फिश्ते ने नॉन सेल्फ यानी गैर मैं का नाम दिया। इसको इंग्लिश में नॉट सेल्फ भी कहा जाता है। तो सेल्फ खुद को कायम करता है, और इस अमल में वो जरूर अपने सामने एक नॉट सेल्फ को भी कायम करता है। यानी दुनिया को, मज़ाहमत को, हदूद को, उस सब कुछ को जिससे टकराकर सेल्फ को अपनी हदूद का एहसास होता है, और यहीं से फिश्ते के मुताबिक इंसान की सबसे गहरी हकीकत जन्म लेती है, और वो हकीकत है जद्दोजहद। सोचिए, अगर दुनिया में कोई मज़ाहमत ना हो, कोई ऑब्स्टिकल, कोई हर्डल, कोई रुकावट ना हो, कोई मुश्किल ना हो, तो क्या आपको कभी अपनी ताकत का एहसास होगा? एक बच्चा जो पहली बार चलना सीख रहा है, अगर वो गिरे ही ना, तो क्या उसे कभी मालूम होता है कि चलना क्या होता है? जमीन की कशिश, वो रुकावट जो बच्चे को गिराती है, वही रुकावट है जो बच्चे को ये सिखाती है कि तवाज़ुन क्या है। रुकावट, स्ट्रगल, हर्डल या ऑब्स्टिकल दुश्मन नहीं है, बल्कि रुकावट या हर्डल या डिफिकल्टी या स्ट्रगल वो सतह है जिस पर इंसान अपनी आज़ादी को महसूस करता है। फिश्ते के नज़दीक यही दुनिया का मकसद है। दुनिया कोई ऐसी हकीकत नहीं जो हमसे अलग है। या दुनिया कोई बेमकसद, बेमानी चीज नहीं है, बल्कि फिश्ते के नजदीक दुनिया वो मैदान है जो मैं को यानी सेल्फ को अपनी इखलाकी आज़ादी पर अमल करने के लिए दिया गया है। यहां फिश्ते ने एक बेहद खूबसूरत बात कही, जिसका मफहूम कुछ यूं है: दुनिया हमारे फर्ज का खाम मवाद है। फिश्ते अपनी किताब में दी वोकेशन ऑफ मैन यानी इंसान का मकसद वजूद में ये अल्फाज लिखता है कि माई वर्ल्ड इज द ऑब्जेक्ट एंड स्फेयर ऑफ माई ड्यूटीज एंड एब्सोल्युटली नथिंग मोर। यानी माई वर्ल्ड इज द ऑब्जेक्ट एंड स्फेयर ऑफ माई ड्यूटीज
एंड एब्सोल्युटली नथिंग मोर। यानी मेरी दुनिया मेरे फ़राइज़ का मौजू और मैदान है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। ज़रा इस जुमले की गहराई पर गौर कीजिए। फिश्ते ये नहीं कह रहा कि दुनिया बेमानी है, बल्कि वो ये कह रहा है कि दुनिया की मानवीयत खुद हमारे फर्ज से जुड़ी है। हम दुनिया को सिर्फ जानने के लिए नहीं देखते, हम दुनिया को बदलने, उसे बेहतर बनाने, उसमें इखलाकी सिस्टम पैदा करने के लिए देखते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि एक कारीगर लकड़ी की एक बेशक्ल टुकड़े को देखता है और उसमें उसको एक पॉसिबल सूरत या मुमकिना सूरत नजर आती है। लकड़ी खुद कोई शक्ल नहीं रखती, मगर कारीगर की नजर उसमें एक मुस्तकबिल देखती है। फिश्ते कहता है कि इंसान की नजर भी दुनिया को ऐसे ही देखती है। दुनिया को ना सिर्फ जैसी वो है, बल्कि जैसी वो होनी चाहिए। और यहां एक और गहरा ख्याल जन्म लेता है। फिश्ते के नजदीक इंसान कभी भी मुकम्मल नहीं होता। इंसान हमेशा एक ऐसी हालत में होता है जिसे वो लामुतनाही कोशिश कहता है। ये लामुतनाही कोशिश, जिसको इंग्लिश में इनफिनाइट स्ट्राइविंग कहा जाता है, इसका मतलब है कि हम हमेशा उस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं जो अभी मुकम्मल नहीं हुई। इखलाकी कमाल, कंप्लीट फ्रीडम या मुकम्मल आज़ादी, मुकम्मल अक्ली हम आहंगी, इंटेलेक्चुअल हार्मनी, ये सब ऐसे मकासद हैं जिनकी तरफ इंसान हमेशा सफर करता है, मगर कभी मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंचता। और शायद यही इंसान होने का मतलब है, एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल कभी मुकम्मल नहीं होती, मगर जिसका हर कदम बामानी होता है। क्या ये ख्याल आपको कुछ याद नहीं दिलाता? आज के दौर में जब लोग सोशल मीडिया पर अपनी मुकम्मल
बेऐब जिंदगी दिखाने की कोशिश करते हैं। जब कामयाबी का मतलब पहुंच जाना समझा जाता है, यानी सोशल मीडिया के दौर में फॉलोअर्स, लाइक्स, शेयर्स, तो फिश्ते हमें याद दिलाता है कि इंसान की हकीकत मंजिल में नहीं बल्कि सफर में है, जर्नी में है। जिस दिन इंसान ये समझ लेगा कि वो मुकम्मल हो चुका है, उस दिन वो अमल रुक जाता है जो उसे इंसान बनाता है। अब आइए थोड़ी देर के लिए फलसफी को छोड़कर इंसान को देखें। फिश्ते की जिंदगी खुद उसके फलसफे की एक जिंदा मिसाल थी। एक गरीब मजदूर का बेटा, उसका बाप खड्डी धागे का काम करता था, जिसके पास ना दौलत थी, ना खानदानी असर रसूख था। अपनी मेहनत से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा किया और एक दिन बगैर नाम के एक किताब पब्लिश की, शाया की, जिसका नाम था हर किस्मी वही का तनकीदी जायजा, क्रिटिकल एवेल्युएशन एनालिसिस ऑफ रेवलेशन। पब्लिशर ने गलती से उस किताब पर मुसन्नफ का नाम ना छापा और जर्मनी भर में ये खबर फैल गई कि यह किताब, ये बुक खुद अजीम फलसफी कांट ने लिखी है। जब इमैनुअल कांट ने खुद वजाहत की कि ये किताब उसकी नहीं बल्कि एक नौजवान नामालूम फलसफी फिश्ते की है, तो रातों रात फिश्ते का नाम पूरे यूरोप में गूंज उठा। सोचिए, एक लम्हा पहले वो एक गुमनाम ट्यूटर था, एक गुमनाम टीचर था, और एक लम्हे बाद वो जर्मनी का सबसे ज्यादा जेर बहस फलसफी बना। और ये उसकी जिंदगी का एक नमूना बन गया। अरूज और ज़वाल के दरमियान अचानक झोलना, यानी अचानक जिंदगी बसर करना। कुछ साल बाद फिश्ते जीना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। फिश्ते ने एक मजमून लिखा, एक ऐसे लिखा, जिसमें उसने खुदा के तस्वुर पर एक फलसफाना बहस की, ये कहते हुए कि हकीकी खुदा कोई अलग थलग, कोई आइसोलेटेड हस्ती नहीं, बल्कि वो इखलाकी नज़्म है, वो इखलाकी सिस्टम है जो खुद कायनात में कार फरमा है। इस ऐसे पर, इस मजमून पर हंगामा खड़ा हो गया। उस पर इल्हाद का, यानी
इथीस्ट का इल्ज़ाम लगा, हुकूमत ने दबाव डाला और फिश्चे को अपनी ज़िंदगी के अरूज पर अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, अपना घर छोड़ना पड़ा और अपना शहर भी छोड़ना पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कैसा लम्हा रहा होगा? एक इंसान जिसने ये सिखाया कि मैं यानी सेल्फ अपनी आज़ादी से खुद को तख्लीक करता है या तख्लीक करती है, अचानक खुद को ऐसे हालात में पाता है जहां उसकी आज़ादी को दुनियावी ताकतों ने छीन लिया। क्या उसका अपना फलसफा उस वक्त उसके काम आया? शायद यही वो लम्हा था जहां फिश्चे ने अपने फलसफे को महज किताबों में नहीं बल्कि अपने वजूद में जिया। वो बर्लिन चला गया, दोबारा शुरुआत की, दोबारा बिगनिंग की और अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में, जब नेपोलियन की फौजें जर्मनी पर काबिज हो गई थी, जब प्रोशिया की फौज को शिकस्त हो गई थी, जब पूरे कौम का मोराल टूट चुका था, फिश्ते ने वो काम किया जो तारीख में याद रखा गया। उसने फ्रांसीसी फौजियों को फ्रांसीसी फौजियों की मौजूदगी में बर्लिन के एक हाल में अवाम के सामने अपने खुतबात देना शुरू किए। ये खुतबात, जिन्हें जर्मन कौम से खिताब कहा जाता है, जर्मन में इसका नाम है रेडन एंड डाई डॉट्शे। इसको इंग्लिश में एड्रेसेस टू द जर्मन नेशन या नेशन एड्रेसेस टू द जर्मन नेशन। ये खुतबात महज सियासी तकरीरें नहीं थीं, ये उसके फलसफे का अमली इतलाक था, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी। उन्हीं खुतबात में फिश्ते ने तालीम के बारे में ये अल्फाज कहे, दिस न्यू एजुकेशन मस्ट consist essentially in this, that it completely destroys freedom of will। यानी नई तालीम बुनियादी तौर पर इस बात पर मुश्तमिल होनी चाहिए कि वो इरादे की महज ख्वाहिश पर मबनी आज़ादी को उस बेतरतीब आज़ादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे और उसकी जगह
एक ऐसी पुख्ता इखलाकी ज़रूरत पैदा करे जो इंसान को हमेशा दुरुस्त फैसले की तरफ ले जाए और दुरुस्त फैसले की तरफ राग़िब करे।